आप देख रहे हैं लाख टक एक ही बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। नागरिकता संशोधन कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा केंद्र का पक्ष सुने बगैर नहीं दे सकते आदेश। जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया। नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का हल्ला बोल। दार्जिलिंग में सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर जताया विरोध। नागरिकता कानून पर कांग्रेस के बाद बीएसपी ने भी कबूल किया सरकार का चैलेंज। लखनऊ में अमित शाह ने दी थी विपक्ष को कानून पर बहस की चुनौती। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन को लेकर बीजेपी का हमला। कहा हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस ने बनाया गठबंधन। अशोक चव्हाण ने कहा था मुसलमानों से बात कर बनी है सरकार। साईं के जन्मस्थान को लेकर विवाद जारी। पाथरी गांव के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम उद्धव से मुलाकात। गैजेट का प्रमाण देकर सीएम के सामने रखी पाथरी को साईं की जन्मभूमि घोषित करने की मांग। मुंबई में 27 फरवरी से 24 घंटे खुलेंगे मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस। उद्धव कैबिनेट का फैसला। आदित्य ठाकरे ने कहा फैसले से बढ़ेगा टूरिज्म। राष्ट्रपति ने किया देश के 22 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित। अवार्ड पाने वालों में 10 लड़कियां शामिल। एक को मरणोपरांत सम्मान। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अवंतीपुरा में एक आतंकी को मार गिराया। कल से चल रही है मुठभेड़। एक आतंकी की तलाश जारी। चीन से अमेरिका तक पहुंचा कोरोना वायरस। चीन में 9 लोगों की हो चुकी है मौत। 440 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच सख्त की गई। भारत ने भी 9 एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग। संक्रमित लोगों से दूरी बनाने की सलाह। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के धौलपुर की यह तस्वीर, जहां पंचायत चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी के समर्थक ने खुशियां मनाने का क्या तरीका इख्तियार किया, ये अपने आप में बड़ा दीगर है। पिस्तौल और बंदूक की फायरिंग, नाच, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जलसा अलग ही अंदाज में मनाया जा रहा है। ये धौलपुर की तस्वीरें हैं राजस्थान। नागरिकता कानून पर देश में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 4 हफ्ते का समय दिया गया है केंद्र सरकार को, ताकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर जवाब दे सके। 140 मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिस पर अभी चर्चा शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इसे संविधान खंडपीठ को सौंप दिया जाए, ताकि इस पूरे मामले पर वहां से फैसला आए। नागरिकता कानून से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा। दूसरी ये कि शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों पर महिलाओं का धरना जारी रहेगा। तीसरी ये कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने शाहीन बाग में जिन बच्चों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नागरिकता कानून विरोधियों की 144 से ज्यादा अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल नागरिकता कानून पर रोक नहीं लगेगी। केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना नागरिकता कानून पर रोक नहीं लग सकती। सभी याचिकाओं की कॉपी केंद्र सरकार को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक पक्षीय रोक नहीं लगा सकता। संविधान पीठ को भी मामला रेफर किया जा सकता है।
हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और विकास सिंह ने कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करने की कोशिश की कि जब तक इस मामले को लेकर कोर्ट अपना रुख तय नहीं कर देता तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की बेंच में विपक्ष की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जिसमें सीएए पर और वक्त दिए जाने पर ऐतराज जताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इसको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। सिब्बल ने संविधान पीठ के गठन की मांग भी की थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने नागरिकता कानून को निलंबित करने की मांग ठुकरा दी। सीजेआई ने कहा कि बिना केंद्र का पक्ष सुने कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से निकले आदेश के बावजूद दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में चल रहा महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी अपने अंदाज में सड़क मार्च कर कानून का विरोध कर रही हैं। ममता ने दार्जिलिंग में रोड मार्च किया। नागरिकता कानून के विरोध में फैलाए जा रहे झूठ और अफवाह का असर बच्चों के दिमाग पर ऐसा पड़ रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 14 दिसंबर से ही प्रशासन को चेतावनी दे रहा है। एनसीपीसीआर की ओर से 14 दिसंबर को ही सभी राज्यों के डीजीपी को लिखकर हिंसक प्रदर्शन में बच्चों के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। इसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में बच्चों के हालात देखकर फिर आयोग ने दक्षिण पूर्व जिले के डीएम को चिट्ठी लिखकर उनके काउंसलिंग के निर्देश दिए थे। आप ये बताएं कि जब माएँ यहाँ सड़कों पे बैठी हैं तो वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के आए? किसी यतीम खाने में डाल दें या संसद में भेज दें? मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगावाया था, तब भी बच्चे वही लगाते थे। अब जो बच्चे सुन रहे हैं, जो चीज़ आ रही है वो कह रहे हैं, इसमें कोई उनको प्रेशर नहीं डाला जा रहा। फिलहाल दिल्ली प्रशासन उन बच्चों की पहचान करने में ही परेशान है। जब उनका पता चले तभी उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। अरविंद सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब एक चौंकाने वाली खबर आपके सामने रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने यह खुलासा किया है कि 82 ऐसे छात्र जेएनयू में पढ़ रहे हैं जिनकी नागरिकता पर उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, यानी कि भारतीय नागरिक हैं या नहीं या किसी अन्य देश के नागरिक हैं, इसके बारे में जेएनयू को पता नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे छात्रों का एडमिशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ तो कैसे हुआ? बिना नागरिकता के प्रमाण के क्या कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकता है? नागरिकता कानून के खिलाफ जिस जेएनयू में उग्र विरोध होता रहा है, उसी यूनिवर्सिटी में 82 स्टूडेंट्स की नागरिकता को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। यह विवाद कोटा के रहने वाले सुजीत स्वामी नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट के दस्तावेजों के कारण शुरू हुआ है। सुजीत ने यूनिवर्सिटी से 4 सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल जेएनयू में पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स के ब्यौरे को लेकर था। यूनिवर्सिटी से मिले जवाब में बताया गया है कि 47 देशों के 301 छात्र 41 पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसी जवाब में 82 छात्रों के सामने के कॉलम में नॉट अवेलेबल लिख दिया गया। मतलब इनकी नागरिकता को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे बड़े ही चौंकाने वाले जो डाटा रिसीव है जेएनयू प्रशासन की ओर से, जेएनयू यूनिवर्सिटी की ओर से, वो चौंकाने वाले इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जो पहले विदेशी बच्चों की मैं बात करूँ तो 301 बच्चे वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जो मानसून सेशन और विंटर सेशन में रजिस्टर्ड हुए 2019-20 में। उन 301 बच्चों में से 82 बच्चे ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीयता का जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है। ये खबर जब मीडिया में आई तो जेएनयू प्रशासन की ओर से सफाई दी गई। प्रेस रिलीज में कहा गया कि यूनिवर्सिटी के पास सभी विदेशी छात्रों के पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं। आरटीआई में अलग अलग विभागों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। हर विभाग के पास हर जानकारी नहीं होती। सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है और जो आरटीआई में हम रिप्लाई दिया, देखिए जब भी आरटीआई क्वेरी आते हैं हम इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लेके देना पड़ता है। पहले हम कुछ डिपार्टमेंट्स से इंफॉर्मेशन आने के बाद फर्स्ट लेवल जवाब हम देते हैं। अब हम दूसरा लेवल जवाब देंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से दी गई सफाई के बाद इस सवाल का तो जवाब मिल गया कि इन स्टूडेंट्स के बारे में रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास है, लेकिन वो 82 स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, ये ब्यौरा मिलना अभी बाकी है। कोटा से नियाज मोहम्मद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बेंगलुरु में हैरान करने वाला मामला सामने तब आया जब ये कहकर झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया कि यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे।
बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो बीजेपी की सरकार बगले झांक रही है, क्योंकि इस झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में रहने वाले ज्यादातर लोग असम या त्रिपुरा के हैं। यानी कि अपने ही देश के नागरिकों के साथ अगर इस तरह का भेदभाव भारत की सरकारें करें तो क्या यह अपने आप में सही है? टूटी झोपड़ियां, बिखरा सामान, लाचार नौनिहाल, निराश बेहाल आवाम। तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु की, यहाँ के करियमाना अग्रहारा इलाके में रातों रात 200 से ज्यादा आशियानों को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक झुग्गियों को गिराने की वजह थी यह रहने वालों का बांग्लादेशी होने का शक। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी विधायक अरविंद लिम्बावली ने इस इलाके की झुग्गियों का एक वीडियो ट्वीट किया था और दावा किया था कि ये झुग्गियां अवैध रूप से बांग्लादेशियों की, जिसके बाद 19 तारीख को इन बस्तियों को तोड़ दिया गया। इस इलाके में पानी और बिजली की सप्लाई 3 दिन पहले ही काट दी गई थी। लेकिन हकीकत में यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे देश के ही नागरिक हैं। ऐसे में बेंगलुरु महानगर पालिका और सरकार को अब जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि इस मामले में एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और जांच का भरोसा दिया जा रहा है। BBMP officials have not demolished. BBMP official, one assistant executive engineer has given an order, sir. Rest who has taken up the task, we don't know. So for that, the AWE has been suspended from corporation, and the inquiry has been held at the commissioner's level. वहीं कहा यह भी जा रहा है कि 11 जनवरी को बेंगलुरु पुलिस ने इस जमीन के मालिक को नोटिस जारी किया था, जिसमें यहां बनी झुग्गियों को गैर कानूनी बताया गया था। लेकिन सच्चाई उजागर होने के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका और कर्नाटक सरकार सवालों के घेरे में। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस का नाम बदलकर कांग्रेस मुस्लिम लीग कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि महाराष्ट्र के हैं, अशोक चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कहने पर शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। क्या मुस्लिमों के कहने पर महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में शामिल हुई? ये सवाल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के उस बयान के बाद उठ रहा है जो उन्होंने नांदेड़ में नागरिकता कानून के खिलाफ हुई रैली में मन से दिया है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए। कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है। अशोक चव्हाण ने यह बयान नांदेड़ में दिया तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने अशोक चव्हाण के बहाने कांग्रेस पर तीखा वार किया। जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने का विरोध किया था। बंधुगण 1946 से 2020 तक एक बात सिद्ध होता है और आज भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी 2020 को डिक्लेयर करती है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब से कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस INC नहीं MLC बोलना चाहिए। बयान पर बवाल बढ़ा तो अशोक चव्हाण सेकुलरवाद के झंडा बरदार बनते नजर आए। हम बात जो कर रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसको विरोध है और इसमें हम चाहते हैं कि विरोध करने वालों में से जितने समाज के घटक है, जितने सब सामाजिक तत्व है, ये सब ने एक होकर इस CAA का विरोध करना चाहिए। बीजेपी ने अशोक चव्हाण के बहाने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को भी घेरा क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस सत्ता में एक साथ है। टी न्यूज़ नेशन। ये खबर आपको चौंका इसलिए देगी कि क्या 6 से 8 फीट के गिरगिटों के आसमान से टपकने की खबर आप सही समझ सकते हैं। दरअसल ये खबर अमेरिका से आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि फ्लोरिडा और जॉर्जिया में -20 डिग्री से लेकर -30 डिग्री तक का तापमान हो सकता है और ऐसे में जो बड़ी छिपकलियां हैं जो 6 से 8 फीट की होती हैं वो पेड़ से और अन्य जगहों से अपने आप फ्रीज करके नीचे गिर सकती हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु वहीं पर हो जाएगी।
अमेरिका के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण बर्फबारी से हाल बेहाल है। सड़क से लेकर घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते फ्लोरिडा से लेकर जॉर्जिया में जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई। उत्तर पूर्वी अमेरिका के कई इलाकों में बर्फ की चादर भिज गई है। 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2700 फ्लाइट रद्द हो गई, तो फ्लोरिडा में 30 साल में पहली बार बर्फ गिरी। इसी बीच मियामी के नेशनल वेदर सर्विस ने घटते तापमान को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि यह अलर्ट लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली इग्वाना प्रजाति की इन छिपकलियों के लिए। नेशनल वेदर सर्विस ने ट्वीट कर लोगों से कहा है कि अगर वो रात में पेड़ से इग्वाना को गिरते देखें तो इसे लेकर वो हैरान ना हो। ये इग्वाना भी पेड़ से गिरा है और लगभग मृत जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इग्वाना की खासियत होती है कि वो गिरते तापमान के मुताबिक अपने शरीर को ढाल लेता है। लेकिन मियामी के नेशनल वेदर सर्विस ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है, क्योंकि चिंता की बात यह है कि इग्वाना पेड़ों पर अक्सर रहते हैं, लेकिन ठंड की वजह से अगर पेड़ों से ये लोगों की कार, पुल या सड़क पर गिरेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इग्वाना 5 फीट तक लंबे होते हैं और 20 पाउंड यानी करीब 9 किलो से ज्यादा वजन के होते हैं। हालांकि ऐसे मौसम में इग्वाना शिकारियों के निशाने पर भी होते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें पकड़ पाना बेहद आसान होता है। टीन न्यूज़ नेशन। पूरी दुनिया पर एक नए वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जो कि चीन से निकल कर आ रहा है। चीन में लगभग 1 दर्जन लोगों की मृत्यु इस वायरस की वजह से हो चुकी है। इस वायरस ने अमेरिका में भी दस्तक दे दिया है। हिंदुस्तान में भी इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। यह वायरस आपके लिए मौत का रास्ता है। दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत। चीन के वायरस से दुनिया में अलर्ट। अमेरिका में कोरोना ने दी दस्तक। हिंदुस्तान में भी कोरोना का खौफ। चीन के वुहान शहर में पनपा कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन के बाद कोरोना वायरस का पहला केस अमेरिका में सामने आया तो दुनिया भर के देशों में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत सरकार ने देश के 7 एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि को चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीन की यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। अब जो चाइना में हमारे एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से हमें रोज अपडेट आ रहा है। हमने अपनी एडवाइजरी उन्हें भेजी है ताकि जो भी हमारे कंसुलेट्स हैं चाइना में, वो भी हमारी एडवाइजरीज में हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो वहां पर है उनसे बात कर सकें। भारत में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। लखनऊ के अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। उसी के मद्देनजर हम लोग सरकार की मंशा के मुताबिक अपने चिकित्सालय में एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। वहाँ पर जितनी भी इससे आवश्यक औषधियाँ हैं वो सब रखी गई हैं। हम लोग पूरी तरह से सजग सतर्क हैं। अगर इस तरह की कोई भयावह स्थिति आती है, हम उससे अपने को निपटने में सक्षम हैं। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले चीन के वुहान में सामने आए हैं। चीन में इस वायरस अटैक से 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। ये नए किस्म का वायरस है। ऐसी आशंका है कि यह वायरस पशुओं से ही इंसानों में पहुंचा हो। कोरोना वायरस में तेज बुखार, ज्यादा थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगना और डायरिया जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर में चीन में सामने आया। ऐसे में अभी तक इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन बाजार में मौजूद नहीं है। ऐसे में साफ सफाई बरतने और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह लोगों को दी जा रही है। टी न्यूज़ नेशन।